Hello students, I am Aarti and I welcome you all to my channel Aarti Education World. Dear students, in this video we will discuss your 8th class social science worksheet number 13 dated 9 November 2020. Yes students, आज जिस वर्कशीट में जो हम वर्कशीट करने वाले हैं इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 13, इसमें कंपनी का फैलता शासन, जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ गई थी, वो अपना शासन किस तरीके से फैला रही थी या किस तरीके से उसका साम्राज्य बढ़ता जा रहा था वो देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले विद नोटिफिकेशन बेल। चलिए, आरंभिक काल। शुरुआत में क्या हुआ? बक्सर की लड़ाई हुई 1764 में। उसके बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि, जिन्हें रेजिडेंट कहा जाता था, तैनात कर दिए। मतलब जब लड़ाई के बाद उन्होंने क्या करता, जो भारत की रियासतों की जो भी कंपनी थी उनमें क्या एक प्रतिनिधि बना दिया अपना व्यवसाय करने के लिए, और उसको क्या बोलते थे? उसको बोलते थे रेजिडेंट। ठीक है, उनको तैनात कर दिया। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें बढ़ाना था। मतलब उनका यही काम था, जो कंपनी के फ़ायदे में हो उस काम को करें और उसी को आगे बढ़ाएं। ठीक है, रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे थे। अब क्या करते थे, जो कंपनी के अधिकारी थे, अब रेजिडेंट तो रख दिए, लेकिन जो अगर राज्यों के दूसरे मामले हैं, मतलब अपनी कंपनी तक ही नहीं सीमित, जो अगर राज्य में कोई दूसरा मामला भी चल रहा है उसमें भी वो इंटरफेयर करने लगे, उसमें भी दखल अंदाजी करने लगे। अगला राजा कौन होगा, मतलब उनको इसकी भी थी कि अगला राजा कौन होगा, इस चीज़ में भी दखल देते थे। किसको किस पद पर बिठाया जाएगा, ये चीज़ें भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। मतलब ये चाहते थे, क्योंकि राजा थे उस टाइम पे, कि राजा कौन बनेगा, कौन कौन उसके मंत्री रहेंगे, किस पद पे कौन होगा, ये सब भी वही करना चाहते थे। मतलब हर चीज़ में उन्होंने दिक्कत करनी शुरू कर दी। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी, और रियासतों पर जबरदस्ती की सहायक संधि करो हमसे, मतलब हमसे मिलजुल के रहो, सहायक संधि करो। जो रियासत इस बंदोबस्त को ना मानती थी उनकी समस्याएं रखने का अधिकार था। तो अगर किसी ने नहीं मानी, ये बात यहाँ पे समस्याएं हैं बच्चों, है ना, ये स्क्रीनशॉट में आया नहीं है। तो अगर कोई किसी ने नहीं मानी, जो उन्होंने बोल रखा है, अगर उसे कोई नहीं मानता था तो वो क्या करते थे, उसको अगर उसकी कोई प्रॉब्लम आती थी उसको भी नहीं सुनते थे। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी, और इस सहायक सेना के रखाव के लिए निर्णय शासक कंपनी को रकम देते थे। और उसे ये कंपनी की सुरक्षा मिलने के लिए क्या क्या करते थे, जो राजा होते थे वो उसको पैसे देते थे कंपनी को, है ना। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे, अगर वो ना दे पाए, वो जो राजा थे या जो भी थे, अगर वो नहीं दे पाते थे तो उन्हें जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। अगर वो बात नहीं मानेंगे तो उन पर कब्जा कर लेते थे वो, और या फिर उनकी बात माने जो भी वो बोलें। उदाहरण के लिए, जब रिचर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल था तो उस अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि वो सहायक सेना के लिए रकम करने से चूक गए थे। समझ रहे हो? जब जनरल वेलेजली गवर्नर थे, रिचर्ड वेलेजली गवर्नर थे, तो उस टाइम उनको क्या कहते हैं, अवध के जो नवाब थे, अवध में जो उस टाइम शासन करते थे वे नवाब थे, उनको अपना आधा इलाका कंपनी को देना पड़ा। आधा ही बस उनके पास रह गया, क्योंकि उन्होंने वो जो पैसे देने थे उनको सहायक सेना के लिए, वो नहीं दे पाए थे। तो इस वजह से उन्हें क्या पनिशमेंट मिली कि तुम आधा इलाका हमें दो। इसी आधार पर हैदराबाद के भी नए इलाके छीन लिए गए। ऐसे ही कई इलाके छीन लिए गए। हैदराबाद के भी यही करते थे, अगर कोई पैसा नहीं दे पाता था तो उसके इलाकों को जब्त कर लेते थे, और अगर दे देता था तो ठीक है, उनकी बात मानता जाए, जो भी करना है। तो ऐसे कंपनी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिशर्स की थी, जो भारत आई, ये ऐसे बढ़ती जा रही थी। सीधी लड़ाई। आरंभिक वर्षों में शक्तियां अर्जित करने के बाद जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। शुरुआती वर्षों में जब शक्तियां अर्जित करने के बाद कंपनी को, मतलब ये फ़ायदा उन्हें लगा कि अब हमारे राजनीतिक अस्तित्व पे या हमारे पैसे वैसे पर अब खतरा आ रहा है, नहीं मिलेगा,
तो कंपनी ने क्या करा, डायरेक्ट सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया, मतलब डायरेक्ट लड़ाई। मतलब ये नहीं कि कुछ छीन लेंगे या ये दे दो या वो दे दो तो फिर हम नहीं माने, हमें पीछे से पैसे देते रहो, या कुछ ऐसे नहीं कि भाई लड़ाई करो अगर ये नहीं मिले। जब उन्हें लगा कि हमें इस चीज़ को हमारे राजनीतिक या आर्थिक हितों पर खतरा आ रहा है, हम निम्न 2 उदाहरण से समझ सकते हैं। देखो उदाहरण देखो कैसे, कैसे करी उन्होंने डायरेक्ट लड़ी। मैसूर के टीपू सुल्तान हैदर अली थे, है ना, आप सबने नाटक भी देखा होगा, और ये हैदर अली का नाम भी बहुत फेमस है। 1761 से 1782 तक थे, और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान, और टीपू सुल्तान को भी हम सब जानते हैं, जो उनके वो भी इतनी बहादुर थे जैसे कि हैदर अली थे। जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था, क्योंकि मैसूर का राज्य अब ऐसा नहीं था कमज़ोर था। अब इतने शक्तिशाली हैदर अली और टीपू सुल्तान जैसे राजा होंगे, वहाँ के नवाब होंगे, तो बताओ ताकतवर तो हो गई। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। समझ रहे हो, जो व्यापार था मालाबार तट के पास, वो कंपनी के हाथों में था, क्योंकि कंपनी वहीं से खरीदी थी, काली मिर्च भी और इलायची थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाह से कंपनी को काली मिर्च और इलायची के निर्यात से रोक दिया। लेकिन टीपू सुल्तान ने क्या करा, 1785 में मना कर दिया कि भाई यहाँ से कोई भी ना काली मिर्च लेके जाएगा और ना इलायची लेके जाएगा। सुल्तान के स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया गया, और जो वहाँ उस टाइम पे जो वो करते थे, बिजनेस करते थे, वहाँ से खरीदते थे, कुछ करते थे, उनको भी उसने रोक दिया। सुल्तान ने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ भी घनिष्ठ संबंध विकसित कर लिए, क्योंकि उन्होंने क्यों नहीं करने दे रहे थे वो उनसे काम। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश की थी, उसने फ्रांस के लोगों के साथ उनके संबंध हो गए थे, और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया था, और अपनी सेना को और बढ़ाया था, उसको एडवांस बनाया था। उसमें जो जो भी चाहिए था उन्होंने फ्रांस की हेल्प से करा था। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। अब जब ये सब काम कर रहे हैं टीपू सुल्तान, तो अंग्रेजों को गुस्सा आया, भाई हमें तो ये निकालता जा रहा है और फ्रांस के साथ अपना वो करता जा रहा है, अपनी सैनिक को बड़ा करने वाला है। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी के इरादे तो ठीक नहीं थे, ये तो मतलब ये नहीं चाहती थी कि कोई भी नवाब की शक्तियाँ बढ़ें, या फिर वो मतलब कुछ भी प्रोग्रेस करे, या कोई दूसरी कंपनी आए, जैसे फ्रांस की कंपनी से वो बात कर रहा था, तो वो गुस्सा हो गए। मैसूर के साथ अंग्रेज की 4 बार लड़ाई हुई। कितनी बार? 4 बार। 1767 में हुई, 1780 में हुई, 1790 में हुई, 1799 में हुई। लेकिन उसमें क्या हुआ, उसके बाद जब ये हार गया हैदराबाद, तो क्या हुआ, अब ये क्या कहते हैं, मैसूर, तो उन्हें मैसूर उसके ऊपर सहायक संधि करी उन्होंने, और थोप दी, भैया सहायक संधि तुम्हें माननी पड़ेगी, क्योंकि अंग्रेज जीते थे तो उनको माननी पड़ी। लास्ट में वही जीते थे, लास्ट की लड़ाई में। मराठों से लड़ाई। 18वीं शताब्दी आखिर में कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और ख़त्म करने के बारे में सोचने लगी। जब 18वीं शताब्दी आई तो कंपनी ने सोचा, भैया मराठे बहुत ताकतवर हो रहे हैं, इनको कंट्रोल में करो। क्योंकि वो कंट्रोल में क्यों करना चाहती थी, वो नहीं चाहती थी कि उसके आगे कोई भी शासक मजबूत और शक्तिशाली बने। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया, क्योंकि मराठे क्या सपना देख रहे थे, दिल्ली से हम देश का शासन करेंगे। लेकिन क्या करा, उन्होंने हरा दिया। 1761 की जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों में थी, के हाथों में थी, है ना। इनको सबको बांट दिया उन्होंने, अलग अलग कर दिया कि भाई देखो इकट्ठे रहेंगे तो ज़्यादा ताकतवर रहेंगे, अलग अलग होंगे तो उनकी ताकत भी कम हो जाएगी। ये सारे सरदार एक पेशवा मतलब एक सर्वोच्च मंत्री होता था, उसके अंतर्गत एक राज्य मंडल कन्फेडरेसी के सदस्य थे। पेशवा इस राज्य मंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था। बस सीधी सी बात समझने की ये बात है, इन सब का एक ही हेड होता था, और वो कौन सा होता है, पेशवा होता था। ठीक है, चलिए। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिक थे। आपने नाम सुना होगा, महादजी
सिंधिया और नाना फडणवीस, ये बहुत फेमस योद्धा रहे हैं। ठीक है। एक के बाद कई युद्धों के द्वारा कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि अब कंपनी क्या करती थी, जब उसकी बात नहीं मानी जाती थी वो सीधा युद्ध करती थी, है ना। तो जब उसने बार बार युद्ध करा कंपनी ने, तो मराठों को भी घुटने टेकने पड़े। पहला युद्ध 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। क्योंकि इतने युद्ध क्यों होते हैं, बार बार क्यों होते हैं बच्चों, ये तो आपको पता ही है। जो ऊपर मैसूर का भी पढ़ा और यहाँ भी बार बार क्यों हो रहे थे, क्योंकि जब जीत हार निश्चित नहीं हो पाती तो तब तक युद्ध होता है, जब तक कोई हार ना जाए। तो यही था। तो देखो, जो इसमें क्या हुआ, पहला युद्ध जो हुआ वो उसका कोई नतीजा नहीं निकला। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा ये कि तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकतों को पूरी तरह से कुचल दिया, है ना। जब तीसरा हुआ तो तब तक उनकी जो भी ताकत थी वो सब उन्होंने निस्नाबूद कर दी। पेशवा के पुणे से हटकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। और पेशवा को कहाँ भेज दिया गया, उसे हटाकर कानपुर के पास बिठूर में भेज दिया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग में कंपनी का नियंत्रण हो गया। अब पूरा का पूरा जो विंध्य का दक्षिण था, सारे में कंपनी का कंट्रोल हो गया। अब कंपनी जो चाहे वो करती थी, जो नहीं चाहे वो नहीं करती थी। तो मतलब इस तरीके से जो कंपनी है अपनी पकड़ बना ली थी उसने भारत में। चलिए अब देख लेते हैं इस वर्कशीट के प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सहायक संधि के द्वारा भारतीय रियासतों पर किस प्रकार कब्जा किया। तो इसका आंसर आप ये लिखेंगे बच्चों, जो पहला वाला क्वेश्चन है उसका आंसर ये लिखेंगे, सहायक सेना के रखरखाव के लिए भारतीय शासन कंपनी को रकम देते थे। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी और उनके कब्जे से ले लेते थे। इस प्रकार उन्होंने भारतीय रियासतों पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, कब्जा करा। चलिए दूसरा प्रश्न है, अंग्रेज टीपू सुल्तान से क्यों आग बबूला थे, इस लड़ाई के क्या परिणाम हुए। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत की बंदरगाहों से अंग्रेजों के व्यापार को रोक दिया था। टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी से भी घनिष्ठ संबंध बना लिए थे। टीपू सुल्तान ने स्थानीय व्यापारियों को भी कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया था। इन्हीं सब कारणों से अंग्रेज आग बबूला हो गए थे और इसी कारण से अंग्रेजों ने मैसूर का साथ युद्ध के लिए अंग्रेज के साथ 4 युद्ध किए, है ना। इसी वजह से क्या करे, 4 युद्ध करे और अंग्रेज फिर उसमें विजयी हुए, अंग्रेजी जीते फिर उसमें। चलिए प्रश्न नंबर 3 पूछा गया है, मराठा संघ के प्रमुख राजवंश कौन थे। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, वह संघ किस प्रकार से शासक थे। मराठा संघ के प्रमुख राजवंश सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले थे। ये सभी राजवंश पेशवा के अधीन एक राज्यमंडल के सदस्य थे। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों को किस प्रकार अपने अधीन कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों को क्या करा, मराठों को 3, है ना, युद्ध हुए, 3 युद्ध कर लीजिए। तो 3 युद्ध, यहाँ पे युद्ध लिखना, 1782, 1803, 1817 से लेके 19 तक, इन सब में क्या करा, इन सब में हराकर अपने अधीन कर लिया। ये 3 युद्ध लड़े और अपने अंडर कर लिया। ठीक है बच्चों, ये थी आज की आपकी सोशल साइंस की वर्कशीट। कुछ क्वेश्चन थोड़े से लंबे हैं, क्योंकि बच्चों इसके छोटे क्वेश्चन नहीं हो सकते, है ना। तो चलिए आप अगर वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अभी तक नहीं करा है। जो बच्चे चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले विद नोटिफिकेशन बेल, क्योंकि मैं आपकी वीडियो बनाती रहती हूँ। और बच्चों कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू।